एंटीबायोटिक्स। हमें इस वर्ड का भी पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, जो लाइफ के अगेंस्ट हो। कोई किसके लाइफ के अगेंस्ट, जो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट वर्क करे उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या होती है, तुम्हारी मेडिसिन होती हैं। क्या होती है? मेडिसिन होती है। ये क्या करती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो उसके साथ डिशुम करती है, उसके साथ फाइट करती है। इट विल किल दोज बैक्टीरिया। या तो उस बैक्टीरिया को मार देगी या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देगी, ठीक है, या फिर उसके हथियार छीन लेगी, ठीक है। उसकी ग्रोथ नहीं होने देगी। किसकी ग्रोथ नहीं होने देगी? माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देगी। एंड व्हाट आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक की सोर्स क्या है? या तो मैं बैक्टीरिया से बना सकता हूँ, ठीक है, जैसे इंसान ही इंसान का दुश्मन है वैसे बैक्टीरिया का दुश्मन है। तो या तो मैं बैक्टीरिया की हेल्प से बना सकता हूँ या मैं फंजाई की हेल्प से बना सकता हूँ। तो ये क्या है? तुम्हारी एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स वो होती है जो किल करती है एंड स्टॉप करती है माइक्रोब्स की ग्रोथ को। इसको हम बैक्टीरिया एंड फंजाई से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक थी तुम्हारी पेनिसिलिन, जो कि बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसके लिए उसको आगे जाके नोबेल प्राइज मिला था। सो हियर आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तुम्हें सबसे पहले याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर टेट्रासाइलिन, इराइथोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक यही थी, ओके, यहाँ लिख भी देता हूँ, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है, जो कि किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर अंकल ने डिस्कवर की थी, ALEXANDER, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके। इनमें से कोई भी दो नाम याद करना, इन दोनों एग्जाम्पल्स में से कोई भी दो एग्जाम्पल्स याद कर लेना। थैंक यू। अब हमारा टॉपिक है नर्व सेल। जो नर्व सेल होता है उसी को हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ये आपका डायग्राम है नर्व या फिर न्यूरॉन का। सबसे पहली चीज़ ये होती है उसकी सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर से जो छोटे छोटे थ्रेड निकल रहे हैं, ये धागे निकल रहे हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट। अब अगर ये सेल है तो सेल के अंदर ऑब्वियसली एक न्यूक्लियस होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारा फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। सो कुछ धागे हैं जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं, जो छोटे छोटे हैं, उनको तो हमने डेंड्राइट्स कह दिया। एक लंबा सा जो धागा होता है उसको हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन लास्ट में जाके नर्व एंडिंग में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यूरॉन एंड होता है। डेंड्राइट्स का काम है सिग्नल को रिसीव करना, सिग्नल को या फिर स्टिमुलस को रिसीव करना। और आपके इस नर्व एंडिंग या फिर मैं कह सकता हूँ एक्सोन का काम है जो सिग्नल इसने रिसीव किया वो इस न्यूरॉन से किसी अगले न्यूरॉन या फिर किसी अगली मसल में पहुंचाना। न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है? तुम्हारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है एनएस का। एनएस बोले तो नर्वस सिस्टम, NERVOUS, नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन या फिर नर्व सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तुम्हारे नर्वस सिस्टम की। तुम्हारा नर्वस सिस्टम बेसिकली जिन स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का काम है सिग्नल को रिसीव करना और ट्रांसफर करना मैसेजेस को, ओके। इट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमारे बॉडी मूवमेंट्स, हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को ज्वाइन करता है, कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग एक्टिविटीज। दैट्स व्हाट आवर न्यूरॉन इज। तो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। सो सबसे पहले तो हम सबको बताया एज वी आर अ साइंस स्टूडेंट तो हमें हर चीज़ का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। तो जब हम इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं मेटामॉर्फोसिस का, तो मेटा का मतलब होता है चेंज एंड मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म। तो उसकी फॉर्म में कुछ ना कुछ चेंज आता है ना। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बटरफ्लाई का। हमने अपने आसपास में काफ़ी सारी बटरफ्लाइज देखी है, लेकिन आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, तो क्या जो बटरफ्लाई होती है क्या वो हमेशा से ऐसी ही दिख रही है जैसी अभी आपको दिख रही होती है जब आप उसको किसी फ्लावर पे देखते हो, किसी प्लांट पे देखते हो? तो इसका आंसर है नो, वो हमेशा से ऐसी नहीं होती, ठीक है। दे आर नॉट लुक सिमिलर एज लाइक दे आर, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता है जब वो कौन सी फॉर्म में हो, लार्वा फॉर्म में हो, उसके बाद में वो एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो क्या करते हैं ये इंसेक्ट एंड वॉर्म जैसी एक शेप आती है उसके बीच में आफ्टर इट्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में और एडल्ट के बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जो इंसेक्ट एंड वॉर्म जैसा दिखता है, जिसे हम लार्वा कहते हैं। और वो जो लार्वा होता है वो एडल्ट बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखता इन इट्स मॉर्फोलॉजी, इन इट्स फॉर्म, ठीक है। क्या ह्यूमन में मेटामॉर्फोसिस होती है? नहीं होती। हमारे ऑर्गन्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, बिगर इन साइज हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस का तुम्हारा पहला एग्जांपल है बटरफ्लाई, अनदर एग्जांपल इज योर सिल्कवॉर्म एंड योर मेन एग्जांपल इज फ्रॉग, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है। अब फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग के बारे में हम जानते हैं कि फ्रॉग के अंदर कैसी फर्टिलाइजेशन होती है। फ्रॉग के अंदर होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग के अंदर होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जब वो एग दे देता है, फ्रॉग अपना जब एग दे देता है तो वो डायरेक्टली फ्रॉग में नहीं बनता, ठीक है। एग से बनता है एम्ब्रियो, यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन एक अलग स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं टैडपोल।
तो एक टैडपोल फॉर्म होता है, और टैडपोल में कुछ ड्रास्टिक चेंज आते हैं, कुछ सडन, एब्रप्ट एंड ड्रास्टिक चेंज आते हैं, उसके बाद में वो फ्रॉग बनता है। तो अगर मैं मेटामॉर्फोसिस को कंक्लूड करूं तो मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ सडन ड्रास्टिक एंड एब्रप्ट चेंजेस विल हैपन into the tadpole form and it will become into the adult. Okay, so this is the example of your frog.